आज हम बताने जा रहे हैं आपको श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो श्वसन क्या है? एक ऑक्सीडेशन की क्रिया है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण की क्रिया है। दूसरा, श्वसन के द्वारा ऊर्जा और ऊष्मा निकलती। ऊष्मा का मतलब गर्मी निकलती है। सांस लेते हैं तभी हम लोगों के शरीर में ऊष्मा बनती है, गर्मी बनती है और शरीर गर्म रहता है। जब सांस लेते हैं तभी शरीर गर्म रह पाता है, क्योंकि ग्लूकोज से ऊष्मा बनती है, गर्मी निकलती है और ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ऐसी क्रिया है, अपचायी क्रिया है। अपचायी क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रिया है जिसमें कोई पदार्थ टूट जाता है, तो टूटने की क्रिया को अपचय कहा जाता है, और जुड़ने की क्रिया को उपचय कहा जाता है। दोनों को मिला के कहा जाता है उपापचय। तो यहाँ पर अपचय की बात हो रही है। श्वसन कैसी क्रिया है? अपचय क्रिया है, जिसमें ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट देखते हैं श्वसन अंग। श्वसन अंग क्या है? ऐसे अंग जो सांस लेते हैं, सांस लेने की क्रिया करते हैं। सांस लेने की क्रिया अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग अंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्तनधारी, मैमल्स। मैमल्स में कौन सांस लेता है? इनको कहते हैं फेफड़ा। फेफड़ा या इंग्लिश में कहते हैं लंग। और इसके लिए एक और शब्द है फुफ्फुस। तो बहुत आसान है याद करना, फेफड़ा या फुफ्फुस। फुफ्फुस जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, वो सांस लेने का काम करते हैं। याद रखिएगा, स्तनधारियों में सांस लेने वाला अंग होता है मेन फेफड़ा। हालांकि हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, नाक से छोड़ते हैं, तो ये श्वसन मार्ग के अंतर्गत आएगा, लेकिन मुख्य जो श्वसन अंग है वो फेफड़ा ही है। कीट जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं, कीटों में श्वास नली से ही श्वसन की क्रिया होती है, ट्रेकिया होती है। जैसे काकरोच में श्वसन अंग ट्रेकिया होता है। इसके अलावा बिच्छू में बुकलंग होते हैं। तो अलग अलग इसमें श्वसन अंग हो सकते हैं। आर्थ्रोपोडा में, कीट में श्वास नली होती है। नेक्स्ट है जलीय जीव। जलीय जीव क्या है? जो जल में रहते हैं। तो जलीय जीव में क्या होते हैं? क्लोम या गलफड़े होते हैं, गिल्स होती हैं। मछलियों में क्या होते हैं? गलफड़ों द्वारा वो सांस लेते हैं, पानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं और उनको ऑक्सीजन मिल जाती है। श्वसन अंग उनका गिल्स होता है। मेढक में श्वसन की कई प्रकार हैं। अगर ये भूमि पर है आमतौर पे तो फेफड़े द्वारा सांस लेता है और छोड़ता है। लेकिन अगर ये बाहर है तब तो फेफड़े से लेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ रहा है या बहुत गर्मी पड़ रही है तो इसमें शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता की अवस्था होती है, जिसके अंतर्गत जमीन में छुप जाता है, भूमिगत होता है। ऐसी स्थिति में त्वचा द्वारा ये सांस लेता है। त्वचा द्वारा ही श्वसन की क्रिया हो जाती है। और मेढक का जो बच्चा होता है टैडपोल, या इसको कहते हैं भेक शिशु, छोटा सा टैडपोल होता है, मछली जैसा लगता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मछली अगर पालने के लिए अगर रख लेते हैं तो बाद में बड़ा होकर मेढक बन जाता है। तो टैडपोल बिल्कुल मछली जैसा देखने में लगता है, छोटे में। तो टैडपोल जो होता है इसमें क्लोम होते हैं, क्लोम द्वारा ये सांस लेता है। आगे देखते हैं श्वसन का जो पहला स्टेप होता है वह श्वसन, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास में दो क्रियाएं होती हैं, निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन क्या होता है? सांस लेना जो होता है इसको कहते हैं निःश्वसन। सांस ऐसे लिया गया तो इसको कहते हैं निःश्वसन, छोड़ा गया तो इसको कहेंगे निःश्वसन, एक्सपायरेशन इंग्लिश में कहेंगे। इंस्पायरेशन, इन किया गया तो इसको कहा गया निःश्वसन, इंस्पायरेशन सांस लेना। और सांस छोड़ने को क्या कहा गया? सांस छोड़ना, निःश्वसन। सांस लेने और छोड़ने को दोनों को मिला के कहा जाता है श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग।
नेक्स्ट देखते हैं, सांस जब हम लेते हैं तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78% होती है, उसमें 78% नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ही होती है। तो हवा में होती है, सांस लेते हैं इतनी गैसें होती हैं, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते तो 78% ही होती है सांस जो छोड़ी जाती है उसमें, और ऑक्सीजन उसमें 17%, क्योंकि ऑक्सीजन ले ली गई फेफड़े में तो केवल 17% बचती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% से भी ज़्यादा हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि उसमें मिल जाती है तो 4% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं श्वसन और श्वासोच्छ्वास में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। श्वसन का मतलब होता है कि कोशिका में जो श्वसन होता है उसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन, श्वसन कहा जाता है इसको। इसमें ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऊर्जा बनती है, ऊष्मा बनती है। लेकिन श्वासोच्छ्वास जो है वाह्य श्वसन है, जिसमें सांस लेने और छोड़ने की क्रिया होती है, तो इसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं श्वसन मार्ग, सांस लेने का जो रास्ता है उसको कहते हैं श्वसन मार्ग। तो सबसे पहले नाक से सांस लिया, नाक को कहा जाता है नासिका, और नाक से अंदर जो रास्ता गया उसको कहा जाता है नासा मार्ग। अब नासा मार्ग जो है इसमें श्लेष झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है जिसमें श्लेष या गाढ़ा तरल की परत होती है, उस पर बाल होते हैं, जो कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसमें धूल और जो कीटाणु है उनको रोक लेती है, एक तरह से फिल्टर का वो काम करती है। तो इस तरह से हम लोग बीमारियों से बच पाते हैं, वो काम करती है नासिका और नासा मार्ग। इसकी घुमावदार इसका रास्ता होता है, उसमें आमतौर पे जो भी धूल और कण हैं वो फंस जाते हैं, ऐसा इसका रास्ता होता है। तो यहाँ इसका नासिका का और नासा मार्ग का काम होता है, फिल्टर का काम करती है। उसके बाद में दूसरा है ग्रसनी। ग्रसनी का मतलब होता है खाना निगलने वाला, ग्रसनी ग्रास करने वाला, फायरिंग्स। अब इसमें दो भाग होते हैं, एक तो नाक की तरफ जाता है मार्ग, दूसरा जाता है जो कि आहार नाली में खुलता है, मुख ग्रसनी कहा जाता है। अब नाक की तरफ जो मार्ग जाता है वहाँ पर एक ढक्कन होता है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो होता है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो एक बंद रहता है, ढक्कन बंद रहता है, लेकिन अगर बाई चांस खुल गया तो अंदर कुछ अगर चला गया तो तुरंत जो है खांसी आने लगती है, उसको चढ़ जाता है लोग कहते हैं। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि एपिग्लॉटिस ढक्कन की वजह से अगर इसमें कोई लापरवाही हो गई तो तुरंत दिक्कत हो जाती है। तो ग्रसनी, ग्रसनी हम लोग सांस लेते हैं तो ग्रसनी के द्वारा पहुंचता है लैरिंग्स, जो कि स्वर यंत्र होता है सबसे ऊपर, श्वास नली के ऊपर होता है लैरिंग्स। ये स्वर यंत्र कहा जाता है क्योंकि ये बोलने में मदद करता है। जो स्तनधारी होते हैं उनको आवाज़ जिनसे निकलती है उसको कहते हैं स्वर यंत्र। इसमें दो धागे होते हैं जिनको कहा जाता है वोकल कार्ड्स, वोकल कार्ड्स या स्वर रज्जु कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा आवाज़ आती है। अगर ये गड़बड़ हो गए तो लोगों को बोलने में तुरंत दिक्कत हो जाती है, आवाज़ तक चली जाती है। तो स्वर यंत्र होता है। और जो पक्षियों का होता है उसको कहते हैं, उसका नाम दूसरा होता है, उसको कहते हैं सायरिंग्स। यहाँ पर जो स्तनधारियों में होता है उसको कहते हैं लैरिंग्स। समझ गए। आगे देखते हैं श्वास नली या श्वास नाल कहा जाता है, ट्रेकिया, जो कि कीटों में हमने बताया कि कीटों में ट्रेकिया ही होते हैं, नलियाँ होती हैं, ट्रेकिया कहा जाता है। और यहाँ पर श्वास नली होती है, उसके बाद में श्वास नली होती है, इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं, सी छल्ले होते हैं जो कि बने होते हैं उपास्थि के, कार्टिलेज के बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। और इसकी खास बात होती है कार्टिलेज की, हड्डियाँ जो होती हैं वो लचीली नहीं होती, लेकिन कार्टिलेज जो होती है बिल्कुल मुलायम होती है। जैसे कान हमारा है तो इसको अगर छोड़ दें फिर उसी तरह हो जाता है। तो इसी तरह से जो श्वास नली है, श्वास नली में खास छल्ले होते हैं जो कि इसको चिपकने नहीं देते। ये करीब 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, लेकिन अगर इसमें छल्ले न हो चिपक सकती है।
अब कोरोना में क्या होता था कि इसी में इन्फेक्शन होता था और ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता था, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी और पता चलता था सांस रुक गई। तो बहुत ही जरूरी पार्ट होता है ट्रेकिया, श्वास नली। इसके बाद में ये दो भागों में बटा होता है, दो भाग है, इसको कहते हैं श्वसनी या ब्रांकाई। ब्रांकाई कहा जाता है, श्वसनी कहा जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट होता है श्वसनी। श्वसनी आगे जाके बहुत से पार्टों में बढ़ जाती है, अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, जिनको कहा जाता है श्वसनिकाएं या ब्रांकियोल्स कहा जाता है। इसके बाद में इस फेफड़े में जाकर ये फिर बढ़ जाती है छोटी छोटी नलियों में, जिनको कहा जाता है एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट कहा जाता है। तो ये पहुंचते हैं वायुकोश में। वायुकोश में छोटे छोटे फेफड़े में कोष्ठक होते हैं। फेफड़ा वास्तव में होता कैसा है, स्पंजी होता है, वक्ष गुहा में होता है, सीने में होता है, संख्या में 2 होते हैं। और इनकी खास बात होती है स्पंजी होते हैं, मतलब एक सोखता की तरह से होते हैं, फॉर्म की तरह से होते हैं। और इनकी खास बात होती है जैसे ये है, अगर इसको हम दबाएं तो ये फिर उसी आकार में आ जाता है, तो ये स्पंजी कहा जाता है। स्पंजी है, स्पंजी होता है। फेफड़ा भी एक बार दबता है फिर उसी आकार में आने की क्षमता होती है। तो स्पंजी होते हैं। और इनके ऊपर जो झिल्ली होती है उसको कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन या फुफ्फुस झिल्ली, या कहा जाता है फेफड़े की बाहरी झिल्ली। तो ये फेफड़े की बाहरी झिल्ली जो है फेफड़े की सुरक्षा करने का काम करती है। तो एल्वियोलाई वायुकोश में वायु पहुंचती जो सांस लेते हैं हम लोग। इसके बाद में इसमें ब्लड कैपिलरीज होते हैं, रुधिर केशिकाएं होती हैं। सबसे पतली जो रुधिर नलिकाएं होती हैं वो रुधिर केशिकाएं कहलाती हैं। बहुत ही पतली एक परत मोटी केवल दीवार होती है। तो यहाँ इनका काम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इनसे आदान प्रदान होता है। तो ये वायुकोश में होती हैं और इनके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर और ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है। तो यहाँ के बाद में ये पहुँचती है कोशिका में, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन का काम करते हैं। क्रेब्स चक्र यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया होती है। तो इस तरह से श्वसन का ये मार्ग होता है। अब फेफड़े की जो बाहरी दीवार है तो सपाट होती है। फेफड़े को फुफ्फुस भी कहा जाता है, फुफ्फुस, या इसको कहा जाता है लंग। लंग भी कहा जाता है। अब लंग का तो हिंदी में अर्थ दूसरा होता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में क्या होता है, फुफ्फुस। फुफ्फुस या फेफड़ा। तो फेफड़े जो होते हैं ऐसे होते हैं जो जब सांस ली जाती है तब क्या होता है कि इसका जो डायफ्राम होता है ये पिचक जाता है, और जब सांस छोड़नी होती है तब ये ऊपर उठ जाता है। तो डायफ्राम का खास रोल होता है सांस लेने और छोड़ने में। तो डायफ्राम जो होता है और जो पसलियों की पेशियां होती हैं, अंतरापरशुक और बाह्य परशुक पेशियां, ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया में खास मदद करती हैं। इनके द्वारा ही फेफड़े में सांस होती है। अगर सांस ली जाती है तो ये डायफ्राम नीचे हो जाता है, और जब सांस छोड़ी जाती है तो ये ऊपर हो जाता है, पेशीय होता है। इसीलिए अगर किसी को चोट लगती है, बाई चांस यहाँ पर अगर चोट लग गई तो डायफ्राम काम नहीं करेगा तो आदमी सांस ही नहीं ले पाएगा। तो बहुत बड़ा डायफ्राम का योगदान है सांस लेने में। सांस लेने की क्रिया डायफ्राम काफ़ी हद तक पूरा कर। लोग सांस लेते हैं, केशिकाओं में हीमोग्लोबिन वो पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन, इसको एसबी साइड में देख सकते हैं। तो इसमें अगर ऑक्सीजन मिल जाती है O2 तो इसको कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो फेफड़े में जब सांस ली जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और वो पहुंचाता है माइटोकॉन्ड्रिया तक, और वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर वो जोड़ लेती है हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के, और उसको फिर से छोड़ देती है जाके फेफड़े में। तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में परिवहन होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करती है। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं टाइटल वॉल्यूम। जो हम लोग सांस लेते हैं एक बार में
वो होती है टाइटल वॉल्यूम, जो होती है लगभग 500 ml, आधा लीटर सांस एक बार में हम लोग आमतौर पे लेते हैं। नॉर्मली आमतौर पे जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं 500 ml लेते हैं। टोटल जो लंग कैपेसिटी या अधिकतम जो हम सांस ले सकते हैं एक बार में, ज़्यादा से ज़्यादा जो सांस खींच के ले सकते हैं वो है 6000 ml। 6000 ml तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सांस ले सकते हैं। और एक सवाल पूछा जाता है सांस दर क्या है, तो आमतौर पे 16 से 18 बार हम लोग 1 मिनट में सांस लेते हैं, तो 16 प्रति मिनट सांस लेने की दर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों में ज़्यादा होती है लेकिन वयस्कों में 16 से 18 प्रति मिनट होती है। अब देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना में ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ी तो सिलेंडर में ऑक्सीजन दी गई लोगों को, तो ऑक्सीजन सिलेंडर कहा जाता है। कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, तो पर्वत पर, अगर पर्वत पर गए हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और समुद्र में भी अगर कम गहराई में तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मिक्स करके सांस ली जाती है। उस सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। लेकिन नॉर्मली तो हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती ही है, तो नॉर्मल सांस यहाँ पर पर्वत और समुद्र में भी नॉर्मल सांस एक तरह से ली जाती है। लेकिन गहरे समुद्र में क्या होता है कि ऑक्सीजन में हीलियम गैस मिलाई जाती है। 300 फीट के नीचे गहरा समुद्र है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में मिलाई जाती है हीलियम गैस। इसी तरह से ICU जो गहन चिकित्सा कक्ष होता है, वहाँ पर वेंटिलेटर होते हैं। बहुत ज़्यादा मरीज की तबीयत खराब होती है तब ऑक्सीजन जो दी जाती है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम होती है, तो ऐसी ऑक्सीजन दी जाती है।